हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा ये है आपके पास टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास नंबर 3 यानी कि आज की क्लास में फिर से हम कुछ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों की कुछ चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार प्रश्नों में लगातार हर साल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। यूपी के एग्ज़ाम हो, महाराष्ट्र के एग्ज़ाम हो, एमपी के एग्ज़ाम हो, अलग अलग क्षेत्र में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास? आज हम टॉपिक लेकर चले हैं कंपनी अकाउंट, यानी कि जो कंपनी खाते होते हैं। कंपनी खाते के में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते थे, वो सभी क्वेश्चन बनाए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं एक एक करके उन इंपॉर्टेंट प्रश्न की जो कि आपके एग्जाम के अंदर अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका, टेबल ए के अनुसार अंशों की बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाता है। हमारे पास कंपनी की टेबल ए होती है, उसके अंदर बता रखा है बकाया राशि पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। तो याद रखिएगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर हुआ करता था 10%, अब है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, वो कितना बेटा? 5%। यानी कि बकाया राशि पर जो ब्याज लगाया जाता है टेबल ए के अकॉर्डिंग, वो टेबल एफ थी, टेबल ए के अकॉर्डिंग बकाया राशि पर ब्याज की दर, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5%। यानी कि यदि आप अपने कॉल का पेमेंट नहीं करते तो आप पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5%। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल ए के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज कितना लगाया जाता है? अग्रिम याचना पर कितना ब्याज लगाया जाता है? यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अग्रिम याचना पर कितना ब्याज लगेगा। तो याद रखना, कॉल इन एडवांस पर ब्याज लगता है बेटा 6%। पहले ये 12% हुआ करता था, बट अब ये कितना है? 6%। इसे हम बोलते हैं टेबल ए के अकॉर्डिंग, ना कि टेबल एफ। तो टेबल ए के अकॉर्डिंग कॉल इन एडवांस पर 6% और कॉल इन एरियर पर 5%। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिदत्त पूंजी तथा याचित पूंजी यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल तथा याचित यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब जो लोगों ने, हमने कुछ शेयर बेचे थे उसमें से जितना पार्ट लोगों ने खरीद लिया, और उसके बाद है कॉल्ड अप, उसमें से कितना पार्ट हमने मंगा लिया। यानी कि सब्सक्राइब और कॉल्ड अप के बीच का गैप क्या होता है? मान लो एक शेयर था 10 रुपए का जो पब्लिक ने खरीदा है, लेकिन अभी तक हमने उस पर 7 रुपए ही मंगाए हैं। पब्लिक ने 10 रुपए वाला शेयर खरीदा है, लेकिन अभी तक हमने उस पर 7 रुपए मंगाए हैं, तो इसके बीच का गैप हमने कितना रखा? 3 रुपए वो अभी तक नहीं मंगाया। दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल या अयाचित पूंजी। क्या बोलते हैं बेटा मुझसे? अयाचित पूंजी, यानी कि वो पैसा जो अभी तक हमने नहीं मंगाया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अंश आवंटन खाता होता है, सबको पता होगा, व्यक्तिगत खाता। यानी कि अलॉटमेंट अकाउंट कैसा होता है बेटा? व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं है? यानी कि किससे वित्त नहीं आता, मतलब कंपनी के पास फाइनेंस पैसे नहीं आता। समता अंश पैसे आते हैं, पूर्वाधिकार अंश पैसे आते हैं, ऋण पत्र पैसे आते हैं, स्थायी संपत्ति इसमें पैसा खर्च होता है, ये स्रोत नहीं है, यहां पर यूज होता है बेटा पैसा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? स्थायी संपत्ति। नेक्स्ट, प्रतिभूति प्रीमियम है। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा क्या होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास होती है पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रेवेन्यू। किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। आप सभी को पता है, अगर कोई कंपनी अपने 10 रुपए के शेयर को 15 रुपए महंगा करके बेच दे तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं इसके कुछ विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं, इसके सिर्फ विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं। अब वो विशेष प्रयोग क्या है? पहला, अपने सदस्यों को पूर्णतः बोनस अंश निर्गमित करना। हाँ जी बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम से हम बोनस अंश क्या कर सकते हैं?
इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए, अंशों पर लाभ का भुगतान करने के लिए, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए तो बेटा इसका फर्स्ट आंसर है। बाकी इसमें बेटा कुछ कंफ्यूजन है, अब इसे छोड़कर चलते हैं भाई, मैं आपको इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा। आगे चलते हैं। 8वां, अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी समापन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि मान लो आपका 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए आपने मंगवा लिए, 3 रुपए आपने अभी तक नहीं मंगवाया, और बता रखा वह पैसा जो केवल कंपनी अपने समापन पर ही मंगवा सकती है, यानी जब कंपनी बंद होगी तब ही इस पैसे को मंगाया जा सकता है। तो ऐसी पूंजी को हम क्या बोलते हैं बेटा? संचित पूंजी, रिजर्व्ड कैपिटल। आपकी पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी केवल समापन के समय पर ही मंगवा सकती है, उससे पहले नहीं मंगवा सकती, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? संचित पूंजी, या क्या कह सकते हैं? रिजर्व्ड कैपिटल। प्रश्न नंबर 9, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब ऋण पत्र का हम शोधन करते हैं, ऋण पत्रों का क्या करते हैं? हम ऋण पत्रों का पैसा लौटा देते हैं, तो लौटाने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसे हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे बेटा? सामान्य संचय खाते में। कहां ट्रांसफर करेंगे? सामान्य संचय खाते में। यानी कि डिबेंचर की रिडम्पशन के बाद जो कोष का पैसा होता है उसे कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? सामान्य यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट्स के अंदर। विनियोग की बिक्री के पश्चात शोध कोष वियोग खाते का शेष हस्तांतरित कर देता है, शोध कोष खाते में। इसे हम बोलते हैं बेटा सिंकिंग फंड अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? सिंकिंग फंड अकाउंट। यानी कि अगर कोई आपने एसेट्स के लिए सिंकिंग फंड का निर्माण किया है तो याद रखना, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो एसेट्स खरीदने के बाद कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है बेटा? सिंकिंग फंड अकाउंट में, शोध कोष खाते में, सिंकिंग फंड अकाउंट में बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, शोधन कोष खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। बेटा पहले हम अंशों को बट्टे पर, प्रीमियम पर और सममूल्य तीनों पर इशू कर सकते थे, बट कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हम सिर्फ सममूल्य या प्रीमियम पर ही शेयर को इशू कर सकते हैं, बट्टे पर इशू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न, अंशों के निर्गमन पर अधिकतम कितना अभिगोपन कमीशन दिया जा सकता है? अंशों के निर्गमन पर अंडरराइटर्स कमीशन कितना दे सकते हैं बेटा? मैक्सिमम 5%। कितना दे सकते हैं भाई? केवल 5%। अंडरराइटर कमीशन कितना होता है? 5%। अभिगोपन कमीशन कितना होता है? 5%। नेक्स्ट, ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिकतम कितना अभिगोपन कमीशन दिया जा सकता है? ऋण पत्रों के लिए, डिबेंचर के लिए अंडरराइटर्स का कमीशन होता है केवल मैक्सिमम 2.5%। कितना होता है बेटा? 2.5%। अंडरराइटर कमीशन याद रखना बेटा इंग्लिश में, अंडरराइटर कमीशन शेयर्स पर 5%, डिबेंचर पर 2.5%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, न्यूनतम अंश आवेदन राशि कितनी होती है? यानी कि आप अंशों पर अगर आवेदन मंगवाओगे, आपने कोई 10 रुपए का शेयर इशू करा या 100 रुपए का शेयर इशू करा है, तो उसके किस पर बेटा? एप्लीकेशन पर कम से कम कितना पैसा मंगवाना पड़ेगा? अंकित मूल्य का 5%। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी के अंदर कई बार ये प्रश्न आ चुका है। न्यूनतम अंश आवेदन राशि कितनी होती है? नेक्स्ट है, राइट शेयर वे शेयर होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं। यानी कि राइट शेयर किसे बोलते हैं बेटा? जो ऋण पत्रधारी प्रस्तावित करते हैं। किसे दिए जाते हैं बेटा वो राइट शेयर? कंपनी के वर्तमान शेयर धारकों को। किसे देते हैं बेटा? कंपनी के वर्तमान शेयर धारकों को हम क्या देखते हैं बेटा? राइट शेयर। नेक्स्ट, अभिगोपक वह व्यक्ति होता है, यानी कि अंडरराइटर्स कौन होता है बेटा? वह व्यक्ति जो कंपनी के शेयर को बिकवाने की गारंटी लेता है। वो कहता है भैया कि अगर शेयर बिके तो ठीक है और अगर नहीं बिके तो इन शेयर को मैं खरीद लूंगा,
उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अंडर राइटर। जनता द्वारा क्रय न किए जाने पर अंश को खरीदने का वादा करने वाला व्यक्ति अभिगोपक यानी कि अंडर राइटर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है? स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है जिसे आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो बेटा। तो याद रखना, अंश अधिपत्र, अंश प्रमाण पत्र, अंश पत्र, स्थायी जमा रसीद, अंश, इसे हम बोलते हैं बेटा शेयर वारंट। शेयर वारंट, अंश अधिपत्र, शेयर वारंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, शेयर वारंट। शेयर वारंट को जिसे दे दोगे उसी का हो जाएगा बेटा। सबसे इजी ट्रांसफरेबल क्या होता है, शेयर वारंट या फिर अंश अधिपत्र। नेक्स्ट, अंश के हस्तांतरण पर पंजीयन होता है, यानी कि अगर आप शेयर को ट्रांसफर करोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा, अभिकरण के यहां पर, रजिस्ट्रार के यहां पर, केंद्रीय सरकार के यहां पर। कहां पर होगा बेटा, आप अंश किससे खरीदते हो, कंपनी से, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कहां पर होगा, कंपनी के अंदर, सीधी सी बात है। नेक्स्ट प्रश्न, शेयर वारंट को, शेयर वारंट धारकों को निर्गमित किया जा सकता है, यानी जो शेयर वारंट है वो कौन कंपनी इशू कर सकती है? तो याद रखना, शेयर वारंट सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक कंपनी इशू कर सकती है प्रदत्त अंश के बदले, यानी कि फुल्ली पेड अप शेयर के बदले आपको शेयर वारंट मिल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी शेयर वारंट इशू नहीं करती है। आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के अंश पर लाभांश बकाया रह सकता है? लाभांश बकाया कहने का मीनिंग, इसे हम बोलते हैं संचय पूर्वाधिकार अंश। तो संचय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनका भुगतान अगर इस वर्ष नहीं कर पाए तो इनका भुगतान अगले वर्ष कर देते हैं। तो संचय पूर्वाधिकार अंश का लाभांश बकाया रह सकता है, अगर इस बार नहीं दे पाए तो अगले साल दे पाएंगे बेटा, जिसे हम बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने कर लिए, कल फिर आएंगे नए इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।